सुरेखा अपने पति पवन, बेटे अमित और बहू उर्मी के साथ रहती है। उसकी अपनी बहू उर्मी से बिल्कुल नहीं जमती। उसकी बहू रात दिन उसे कोसती रहती है। सुबह के 6 बज रहे, सुरेखा मंदिर में पूजा कर रही है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। बहू अपने कमरे में आराम से सो रही थी और बहू की नींद खुल जाती है। ओहो, सुबह सुबह फिर शुरू हो गई बुढ़िया। इनको सुबह सुबह कोई काम ही नहीं होता क्या? ये बुढ़िया मर ही जाए तो अच्छा है, जान छूटे मेरी। बहू कमरे से बाहर आती है और सुरेखा पर चिल्लाने लगती है। क्या मम्मी जी, आप फिर सुबह सुबह शुरू हो गई? इतनी अच्छी नींद आ रही थी, पूरी नींद बिगाड़ दी। अरे बहू, मैंने क्या किया? मैं तो बस भगवान का नाम ले रही थी। सुबह सुबह आपसे बहस करने की ताकत नहीं है मुझ में। अब उठी गई हूँ तो अपने लिए चाय बना लेती हूँ। ओहो, इतना सर दर्द हो रहा है। काश कोई चाय बना देता मेरे लिए। लेकिन यहाँ किसी को मेरी कदर ही कहाँ है। पूरा दिन काम में लगे रहो, ऊपर से सबकी सुनो। वो जानबूझकर सुरेखा को सुनाने के लिए ये सब कह रही थी। अरे बहू, तू परेशान मत हो, मैं बना देती हूँ ना तेरे लिए चाय। जा तो आराम कर। ठीक है, पर ढंग की चाय बनाना, कल जैसे मत करना। कल काली मिर्च डाल दी थी आपने, मेरा तो मुंह ही जल गया। ठीक है बहू, तू परेशान मत हो। आज ऐसी चाय बनाऊंगी कि पीकर तो खुश हो जाएगी। सुरेखा बहू के लिए चाय बना कर लाती है। बहू चाय पीने लगती है। कितनी बकवास चाय बनाई है, काली मिर्च तो डाली ही नहीं आपने। अरे बहू, तूने ही तो कहा था कि कल काली मिर्च से तेरा मुंह जल गया था। हाँ तो कम डालनी थी काली मिर्च। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बिल्कुल डालो ही मत। क्या मम्मी जी, आपको एक कप चाय बनाना भी नहीं आता? सास का मुंह उतर जाता है। अब सर पर खड़े मत रहिए, जाइए नाश्ते की तैयारी कर लीजिए। सबके उठने का टाइम हो गया है। आज सबके लिए आलू के पराठे बनेंगे। सुरेखा बेचारी नाश्ते की तैयारी करने लगती है। वो लगभग पूरा नाश्ता बना चुकी है। तब तक उर्मी सोफे पर बैठे अपना फोन देख देख कर हंस रही थी। वो घड़ी की तरफ देखती है। अरे बाप रे, बहुत देर हो गई, सब उठने ही वाले होंगे। उर्मी जल्दी से रसोई में जाती है। लाओ मम्मी जी, मैं कर देती हूँ, आप जाके रेस्ट कर लो। अरे नहीं बेटा, तू बैठ, बस हो ही गया है। 2 ही पराठे बाकी है, मैं कर लूंगी। क्या मम्मी जी, एक तो मैं आपकी हेल्प करने आई हूँ, ऊपर से आप मुझसे ऐसे बात करिए। अरे नहीं बेटा, मेरा वो मतलब नहीं है। अच्छा ठीक है, तू बना ले बस। उर्मी पराठे बनाने लगती है और सुरेखा थक कर सोफे पर आकर बैठ जाती है। उर्मी का पति अमित और ससुर पवन सोकर उठते हैं। वो देखते हैं कि उर्मी किचन में काम कर रही है और सुरेखा आराम से सोफे पर बैठी है। थोड़ी देर में उर्मी नाश्ता टेबल पर लगाने लगती है। आ जाइए सब, गर्मा गर्म आलू के पराठे तैयार हैं। सब लोग तैयार होकर नाश्ता करने बैठते हैं। उर्मी, तुम भी बैठो, तुम भी कुछ खा लो। आप लोग खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। अभी मुझे बहुत काम है। क्या करूं, घर के सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं ना। और उर्मी घर के काम करने लगती है। सुरेखा, ये अच्छी बात नहीं है। बहू बेचारी अकेले सारा काम कर रही है, तुम भी तो उसकी कुछ हेल्प कराओ। इससे पहले कि सुरेखा कुछ कहती, उर्मी मुस्कुराते हुए कहती है, अरे कोई बात नहीं पापा जी, मम्मी जी काम करे या मैं, एक ही तो बात है। अमित और पवन नाश्ता खत्म करके दुकान के लिए चले जाते हैं। उर्मी आराम से सोफे पर पैर पसार कर बैठ जाती है। बहुत थक गई हूँ, बहुत भूख लगी है। मम्मी जी आप खड़े क्या हो, नाश्ता लगाओ ना मेरा। सुरेखा बहू के लिए नाश्ता लगाती है। बहू आराम से सोफे पर बैठकर मजे से नाश्ता करती है। सुरेखा घर के कामों में लग जाती है और उर्मी पूरा दिन आराम से सोफे पर लेटे हुए टीवी देखते हुए खाते हुए टाइम बिताती है। अब तो उर्मी रोज रोज ऐसे ही करने लगी थी। बैठे बैठे खाती रहती और काम में नुक्स निकाल कर सास को कोसती रहती। इस सब से सुरेखा बहुत परेशान हो जाती है। एक दिन सुरेखा की तबीयत ठीक नहीं थी। बहू, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज तू काम कर लेगी? इस पर उर्मी चिढ़ जाती है। कह तो ऐसे रही हूँ जैसे सारा काम रोज खुद ही करती हो। सब जानती हूँ, काम ना करना पड़े इसलिए बहाने बना रही हो। ये भगवान, कैसी सास पल्ले पड़ गई, जब देखो बहाने बनाती रहती है। इससे अच्छा तो मेरी सास ही ना होती, जान छूटती मेरी। बहू की ये बातें सुनकर सुरेखा को बहुत बुरा लगता है। वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। जरूर पिछले जन्म में मैंने कोई पाप किए होंगे जो मुझे ऐसी बहू मिली। उसे तो मेरी जरा भी कदर नहीं है। बात बात पर ताने सुनाती है, सारा काम कराती है मुझसे। परेशान हो गई हूँ रोज रोज के तमाशे से। हे भगवान, इससे अच्छा है कि तुम मुझे उठा ही ले। सुरेखा रोते रोते सो जाती है। अगले दिन सुबह होती है। बहू की अचानक आंख खुलती है और वो घड़ी की तरफ देखती है कि सुबह के 8 बज गए हैं। वो चौंक जाती है। अरे बाप रे, सुबह के 8 बज गए। आज तो मेरी आंख ही नहीं खुली, सब सोकर उठते ही होंगे। कमाल है, आज मम्मी जी की आवाज नहीं आई आरती की।
रोज तो सुबह सुबह मोहल्ला जगा देती है। जरूर आज धीमी आवाज में आरती की होगी। चलो अच्छा है, कुछ तो सुधार आया इतने टाइम में। बहू थोड़ी देर फोन चलाती है। अब तक तो नाश्ता बन गया होगा, चलो बाहर जाकर देखती हूँ। वो बाहर जाती है और देखती है कि नाश्ते की कोई तैयारी नहीं हुई थी, ना मंदिर में दिया जल रहा था। ये देखकर वो हैरान रह जाती है। ये मम्मी जी ना आज कोई काम नहीं किया, ना नाश्ता बनाया, ना कोई तैयारी की, ना मंदिर में दिया जलाया। अरे हद होती है काम चोरी की भी। तभी कमरे से पवन के चिल्लाने की आवाज आती है। सुरेखा, क्या हो गया है तुम्हें? आंखें खोलो। पवन की आवाज सुनकर उर्मी और अमित भी आते हैं और देखते हैं कि सुरेखा बेड पर मरी हुई पड़ी है। अमित बेटा, देख तेरी माँ हमें हमेशा के लिए अकेला छोड़कर चली गई। ये सुनकर बहू हैरान रह जाती है और मन ही मन खुश भी। मम्मी जी मर गई, सच में मर गई। अरे वाह, चलो अच्छा हुआ, रोज रोज की टेंशन ही खत्म हो गई। अब तो घर में बस मेरी ही चलेगी। अब जैसा मेरा मन होगा इस घर में वैसा ही होगा। सास की फोटो पर माला चढ़ जाती है। बहू बड़ी खुश थी। अगले दिन सुबह के 8 बज गए हैं और बहू अब तक सो रही है। तभी अमित की आवाज आती है। उर्मी, तुम अब तक सो रही हो? टाइम तो देखो, जल्दी से मेरा टिफिन बना कर दो, मुझे लेट हो रहा है। अरे हाँ, अब तो मुझे ही जल्दी उठकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि मम्मी जी तो अब है नहीं। चलो कोई ना, वैसे भी काम होता ही कितना है, आराम से हो जाएगा। उर्मी फटाफट से नाश्ते में आलू के पराठे बनाने लगती है। आलू कम गैस पर रखकर आटा लगा लेती हूँ, तेज गैस पर रखूंगी तो जल जाएंगे। उर्मी कम गैस पर आलू रखकर आटा लगाने लगती है। तभी अचानक गैस खुद ही तेज हो जाती है और उर्मी के आलू जल जाते हैं। अरे ये गैस कैसे तेज हो गई? मैंने तो कम गैस पर ही रखे थे आलू। अरे ये तो पूरे जल गया है, अब क्या करूं? उर्मी जल्दी जल्दी खाना बनाने लगती है तो उसका हाथ भी जल जाता है। वो जल्दी जल्दी दोबारा आलू बनाने लगती है। तब तक अमित और पवन तैयार हो चुके थे। बहू, नाश्ता तैयार हो गया क्या? उर्मी, मेरा टिफिन तैयार है ना? अरे पराठे ही अब तक तैयार नहीं हुए, अब क्या करूं? अरे अभी तक टिफिन नहीं बनाया तुमने? हद है यार, मुझे पहले ही लेट हो रहा है, तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता, रहने दो। अमित गुस्सा करके वहां से चला जाता है। रहने दे बहू, मैं भी बाजार में ही कुछ खा लूंगा। पवन भी चला जाता है। अरे एक तो मैंने इतनी मेहनत से आलू के पराठे बनाए और कोई खाकर भी नहीं गया, ऊपर से मेरा हाथ भी जल गया। वो बहुत दुखी हो जाती है। ओहो, पूरे घर का काम अब मुझे ही करना पड़ेगा। मम्मी जी थी तो वो कर तो लेती थी। कोई नहीं, इतना मुश्किल भी नहीं है, यूं कर दूंगी सब काम। मम्मी जी की तरह थोड़ी ना हूं मैं। उर्मी फटाफट काम खत्म करने लगती है, लेकिन उसके सारे काम उल्टे ही हो रहे थे। वो सफाई करने जाती तो खुद ही घर में मिट्टी आ जाती, बर्तन साफ करती तो खुद ही बर्तन गंदे हो जाते। वो बहुत थक जाती है और परेशान भी। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? जो भी काम कर रही हूँ सब उल्टा हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं इस घर में कोई भूत तो नहीं है? तभी उसे उसकी सास की आवाज सुनाई देती है। सही पहचाना तूने बहू, मैं भूत हूँ। सुरेखा जोर जोर से हंसने लगती है। उर्मी बुरी तरह डर जाती है। मम्मी जी आप कैसे हो सकती हैं? हाँ, आप तो मर चुकी है। हाँ, लेकिन तूने मुझे जीते जी बहुत सताया है, अब मैं तुझे सबक सिखाऊंगी। वो जोर जोर से हंसने लगती है और घर का सारा सामान इधर उधर फेंकने लगती है। उर्मी रोने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। काश आप जिंदा होती तो मैं आपके पैर पकड़कर आपसे माफी मांग लेती। तभी सुरेखा सामने आती है। ठीक है, तो मांग ले माफी। सुरेखा को जिंदा सामने देखकर उर्मी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मम्मी जी, आप जिंदा हैं। आप नहीं जानती आपको जिंदा देखकर मुझे कितनी खुशी हुई। अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अब से मैं भी आपके साथ घर के काम कराया करूंगी और बिना वजह किसी काम में नुक्स नहीं निकालूंगी। दोनों गले मिलकर मुस्कुराती हैं। नव्या बहू अपने ससुराल के गेट पर बैठकर बिलख बिलख कर रो रही थी। मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरी तो किस्मत ही फूटी है, मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता।
सभी आस पड़ोस वाले नव्या को यूं रोता हुआ देख रहे होते हैं और तभी उन सबकी नजर उसके हाथ की चोट के निशान पर जाती है। अरे नव्या बेटा, तुम्हारे हाथ पर ये चोट का निशान कैसा है? बेलन लगा है जोर से। हे भगवान, बेचारी लड़की, इसके घर वालों ने इस पर बहुत अत्याचार किया है लगता है। हाँ, इसे बेलन से मारकर घर से बाहर भी निकाल डाला। कितने बेरहम लोग हैं। ऐसे लोगों को तो मार मार कर उनका भरता बना देना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। इस बेचारे को इंसाफ तो मिलना ही चाहिए, वरना इसके ससुराल वाले इसका जीना दुश्वार कर देंगे। हाँ बहन जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। रुकिए, मैं अभी पुलिस को फ़ोन लगाता हूँ। कुछ ही देर बाद मोहल्ले में पुलिस की वैन आती है और पुलिस ऑफिसर सीधे नव्या के ससुराल में घुसकर उसके पति अद्वैत को डंडे से मारने लगते हैं। क्यों रे, बहुत मर्दानगी दिखाता है क्या बीवी को मारकर? हाँ, ये ले ले ले, ये मारेगा और मारेगा, बोल। रुकिए, अरे रुकिए इंस्पेक्टर साहब, रुकिए तो। अरे रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब, मत मारिए मेरे बेटे को, इसकी कोई गलती नहीं है। मत मारिए भैया को इंस्पेक्टर साहब, प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, हमारी बात तो सुनिए। तभी पुलिस इंस्पेक्टर रुक जाते हैं और सास राजेश्वरी, ससुर बलवंत और ननद डॉली कहते हैं, अरे ऐसे कैसे इंस्पेक्टर हो आप? आपको कुछ पता भी है यहाँ क्या हुआ है? बिना कुछ जाने समझे मेरे बेटे की ही सुताई कर दी। देखिए उसके शरीर का हर एक भाग लाल हो गया है। नव्या भाभी डायमंड सेट मांगने की जिद कर रही थी और जब भैया ने मना किया तो वो रोने लग गई और दोनों में झगड़ा होने लगा। और जिस झगड़े से परेशान होकर राजेश्वरी ने अद्वैत को बेलन मारा, लेकिन तभी नव्या बहू बीच में आ गई और उसके हाथ पर बेलन लग गया और फिर नव्या रोते रोते बाहर चली गई। लेकिन हमें तो आपके आस पड़ोस वालों ने ये कहा कि आप ही लोगों ने इन्हें बेलन से मारा है और घर से बाहर भी निकाल दिया है। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैंने उन सब से इतना जरूर कहा कि मुझे बेलन के लगने से चोट आई है, लेकिन ऐसा नहीं कहा था कि कैसे बेलन लगा मुझे। हाँ, बेचारे इंस्पेक्टर साहब अपना सर पकड़ लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। नव्या ऐसे ही रोती रहती है और हमेशा विक्टिम यानी कि दुखी बनकर दूसरों को फंसाती रहती है और मुसीबत में डालती रहती है। ओ गॉड नव्या भाभी, आपको ना कुछ भी नहीं आता, ना साफ सफाई करना, ना ही ढंग का खाना बनाना। सीधे देखो कैसे आपने मेरे पराठे को जला दिया है। अब मैं इस जले हुए पराठे को खाऊं क्या? आप ना किसी काम की नहीं हो। जाओ जाकर दूसरा अच्छा वाला पराठा बनाकर लाओ। नव्या रोनी सूरत बनाती है और गुस्से से डॉली के पराठे की प्लेट को रसोई में ले जाकर पटकती है। समझती क्या है अपने आप को? ननद है तो मालकिन बन के हुक्म देगी। अरे रुक बेटा, तुझे तो मैं अब अच्छे से बताती हूँ कि मैं किस काम की हूँ। नव्या डॉली के कमरे में जाकर उसकी बुक्स की हैंडराइटिंग की कॉपी करके उसी हैंडराइटिंग में एक पेपर पर कुछ लिखती है और बाद में अपनी सारी साड़ियों को जला देती है और उन पर वो लिखा हुआ नोट भी साइड में रख देती है और जोर से रोने का टेप शुरू कर देती है। हाय, मेरी साड़ियाँ। डॉली, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? नव्या के रोने की आवाज सुनकर सभी उसके कमरे में आ जाते हैं और तब, क्या हुआ नव्या बहू, तुम रो क्यों रही हो? अरे बाप रे, ये तुम्हारी साड़ियाँ किसने जला दी? डॉली ने। डॉली, तूने अपनी ही भाभी के साथ ऐसा क्यों किया? भैया, मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये देखिए इस चिट्ठी में क्या लिखा है, पढ़िए इसे। अद्वैत उस नोट को पढ़ने लगता है। आपने पराठे जलाए ना, अब देखना भाभी, मैं आपकी साड़ियाँ जलाऊंगी और अगर मेरे हुक्म को सर आंखों पर नहीं रखा तो मैं आपको सांस तक नहीं लेने दूंगी। फिर चाहे मेरे बूढ़े और बेवकूफ़ माँ बाप बीच में क्यों ना आए या वो छछुंदर भाई। ये सब सुनकर राजेश्वरी, बलवंत और अद्वैत तीनों गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। बेशरम लड़की, तू हमारे बारे में ऐसा सोचती है? हम बेवकूफ हैं। माँ, मेरा यकीन कीजिए, माना कि ये मेरे जैसी ही हैंडराइटिंग है,
लेकिन ये सब मैंने नहीं लिखा माँ। और फिर इस तरह नव्या अपनी ननद को उसी के माँ बाप से पिटवा देती है और उसके मन को खूब शांति मिलती है। ऐसे ही रोने का ढोंग रचा रचा कर नव्या दूसरों को दुविधा में डालती रहती। एक दोपहर अचानक से नव्या की माँ कांता और उसके पिता केशवलाल आते हैं और बहुत गुस्से में होते हैं। समधन जी, आपको जरा भी शर्म नहीं आती? अरे मेरी भी एक बहू है, लेकिन मैं उसके साथ इतना अत्याचार तो नहीं करती। नव्या ने रोते रोते हमें वीडियो कॉल पे सब बताया कि कैसे उसकी तबीयत इतनी खराब होने के बावजूद भी आप उससे काम करवा रही हो। नव्या एक कोने में बैठकर रो रही है। उसका सिर्फ सर दर्द हो रहा होता है, लेकिन अपने माँ बाप के सामने रो रो कर वो उनसे अपनी सास को और भी डांट पड़वाती है। देखिए समधी जी, समधन जी, पहले ही कह दे रही हूँ, मेरी फूल सी बच्ची पर इतने अत्याचार करना बंद कर दीजिए, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अरे लेकिन कांता बहन, मेरी बात तो सुनिए। कांता और केशवलाल वहां से चले जाते हैं और राजेश्वरी उनके डर के मारे खुद ही सारा काम करती और थोड़ा काम डोले से करवाती। अपनी सास और ननद को यूं काम करते देख नव्या बेहद खुश होती है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और नव्या का जन्मदिन आने वाला होता है। तभी वो अपने रोने धोने का नाटक करके अद्वैत को पूरी तरह कंगाल कर ढेर सारी शॉपिंग करती है और ऐसे ही अकेले में खुद से कहती है, कल मेरा बर्थडे है, कल तो मैं रो रो कर आंसू का समुंदर बहाऊंगी और अद्वैत से डायमंड सेट लेने का अपना मिशन सक्सेसफुल करके रहूंगी। आज तक मेरे रोंदू होने के नाते सभी ने मेरी मदद की है। आखिर रोना ही तो एक ऐसा औजार होता है जो हर किसी के दिल को पिघला दे। रोने की एक्टिंग से ही तो मेरी लाइफ इतनी सुपर्ब है। तभी राजेश्वरी और डॉली दोनों भी नव्या की ये बातें सुन लेते हैं और उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या? इसका मतलब ये रोने का नाटक करती है? अब समझिए आप माँ, उस दिन भी भाभी ने मुझे आप लोगों से पिटवाने के लिए वो सारी चाल रची थी। ये हमेशा ऐसे ही विक्टिम कार्ड खेलकर सब लोगों को अपनी झांसे में फंसाती है और सिंपैथी गेन करती है। लेकिन अब नहीं, अब बस बहुत हुआ। अब कल देखना क्या होता है। राजेश्वरी और डॉली सभी घर वालों को, पास के मोहल्ले वालों को और नव्या के मायके वालों को नव्या की सच्चाई बताते हैं। और अगले दिन जब कोई उसे बर्थडे विश नहीं करता तब, ओ हेलो, आज सब खाने में व्यस्त हैं। मैं आप सबसे कुछ कह रही हूँ। अरे आज मेरा जन्मदिन है। अद्वैत, तुमने बर्थडे पार्टी के लिए होटल तो बुक कर लिया है ना? कम ऑन यार, आप सब मुझे विश तो करो। बहू, जाकर चावल उबालने को रख दो। माँ, पापा, भैया, चलो मैं कॉलेज के लिए निकलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। बाय, हैव अ गुड डे एवरीवन। चलो, मैं भी अपने दोस्तों के पास जाता हूँ। नव्या, चावल उबालने से पहले मुझे वो अलमारी में से मेरी नीले रंग की फाइल ढूंढ कर दे देना। लेकिन मेरा जन्मदिन। सभी अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं और कोई भी नव्या को बर्थडे विश नहीं करता। वो मोहल्ले में जाती है, वहाँ भी कोई नहीं करता। फोन पर उसकी माँ कांता और पिता केशवलाल भी नहीं करते। इस सब से दुखी होकर वो असल में रोने लगती है। हमेशा से रोंदू बनकर नाटक करके सबको फंसाते आई हूँ, लेकिन आज पहली बार सच में मुझे रोना आ रहा है। मेरा जन्मदिन है और किसी ने मुझे विश तक नहीं किया। कोई मुझसे सीधे वो बात तक नहीं कर रहा। नव्या रो रही होती है, तभी वहां पर अद्वैत, राजेश्वरी, बलवंत, डॉली, कांता और केशवलाल आते हैं। रो मत नव्या, अब तुम्हें समझ में आ गया ना कि तुमने रोंदू बहू बनकर कितने लोगों को हर्ट किया है, परेशान किया है। हाँ अद्वैत, आई एम सॉरी। सभी उसे बताते हैं कि वो सब जानबूझकर नाटक कर रहे थे। तब नव्या सबसे माफी मांगती है। आप सबने ये नाटक करके बहुत अच्छा किया। मुझे अब सबक मिल गया है, वो भी आज के दिन। मैं इसे कभी ना भूलूंगी और अब से हमेशा सबके साथ अच्छे से रहूंगी। और नव्या अब एक नई नवेली नव्या बनकर दिखाएगी आप सबको। नव्या सभी के गले लगती है और सभी उसे माफ कर देते हैं। नव्या अपना बर्थडे केक कट करती है और पूरा परिवार एक साथ नव्या का बर्थडे सेलिब्रेट करता है।